कंपाउंड लर्निंग इंस्टीट्यूट की इस नई और बेहद जरूरी गहन चर्चा में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। हेलो एवरीवन, आज हम 17 अप्रैल 2026 के डेली इंटेलिजेंस डाइजेस्ट बैंकिंग पॉलिसी एंड ग्लोबल अफेयर्स का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एकदम सही। और अगर हमारे श्रोता बैंकिंग, इंश्योरेंस या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये गहन चर्चा एक मास्टर क्लास होने वाली है। मतलब इसे एक नॉलेज मैराथन की तरह समझिए, जहां हर एक फैक्ट आपको एग्जाम में नंबर दिलाने वाला एक चेक पॉइंट है। डेफिनेटली, क्योंकि आज का ये डाइजेस्ट सिर्फ फैक्ट्स की कोई लिस्ट नहीं है। ये पॉलिसी मेकिंग को समझने की एक विंडो है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं। श्योर। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली देखें तो हमारा जीडीपी फोरकास्ट पॉजिटिव है, मतलब प्लस 2.3% का प्रोजेक्शन है। ओके, प्लस 2.3%। हाँ, और जो इन्फ्लेशन डेटा है वो अभी काफी स्टेबल नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उन्हें न्यूट्रल रखा गया है। तो इस स्टेबिलिटी के पीछे के की ड्राइवर्स क्या हैं? देखिए, इसके पीछे हमारी फिस्कल पॉलिसी और जो कंज्यूमर मैट्रिक्स है वो एक सॉलिड फाउंडेशन की तरह काम कर रहे हैं। मेक सेंस। लेकिन क्या हमारे रेगुलेटर्स शांत बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में काफी हलचल है। बेसल 4 के इम्प्लीमेंटेशन का Q3 टारगेट सेट हो चुका है। ओके, Q3 टारगेट। हाँ, और फिनटेक पॉलिसी का रिव्यू अभी ऑनगोइंग है। इसके अलावा जो AML और CFT स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग वाले, उन्हें एनहांस कर दिया गया है। वेट, एनहांस करने का मतलब क्या है? मतलब अब बैंक्स को नए और ज्यादा कड़े कंप्लायंस डेडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। ये एक्शन रिक्वायर्ड है उनके लिए। अच्छा, ये डेटा पॉइंट्स तो काफी हैवी हैं, लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी अजीब लग रही है वो है जियोपॉलिटिक्स का सेक्शन। वो कैसे? मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ सॉलिड है, इन्फ्लेशन स्टेबल है, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेबिलिटी इंडेक्स को मॉडरेटली वॉलेटाइल मार्क किया गया है। राइट। और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स में साफ लिखा है कि ट्रेड रिलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस एक हाई प्रायोरिटी बन चुकी है और सॉवरेन डेट रिस्क को मॉनिटर किया जा रहा है। मतलब क्या हम एक स्टेबल इकोनॉमी होकर एक अनस्टेबल दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है और पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी। कैसे? जब ग्लोबल स्टेबिलिटी इंडेक्स वॉलेटाइल होता है तो इसका सीधा मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा डर है। ऐसे में हर देश अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करना चाहता है। हाँ, कोई भी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। एग्जैक्टली। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, रेगुलेशंस और जियोपॉलिटिक्स आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। बाहर की इसी वॉलेटिलिटी की वजह से ही तो RBI अपने AMR स्टैंडर्ड्स को कड़ा कर रहा है ताकि हमारा सिस्टम सेफ रहे। बिल्कुल, और इसी ग्लोबल वॉलेटिलिटी का सीधा असर भारत के व्यापार पर भी पड़ता है। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। श्योर। अगर हम इंडिया ट्रेड रियलिटीज की बात करें FY26 के लिए, तो ग्राउंड पर एक मैसिव बायलैटरल शिफ्ट देखने को मिला है। हाँ, चीन ने USA को डीथ्रोन कर दिया है। बिल्कुल, चीन अब हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। उनके साथ ट्रेड वॉल्यूम $151.1 बिलियन टच कर गया है। ये सच में बहुत बड़ा नंबर है। और टोटल एक्सपोर्ट्स की क्या सिचुएशन है? अगर टोटल एक्सपोर्ट्स देखें तो वो $860.09 बिलियन है, मतलब ईयर ऑन ईयर 4.22% की ग्रोथ। अच्छा, तो एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ टोटल इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं। वो $970 बिलियन हो गए हैं, मतलब 6.47% का जंप। एग्जैक्टली। और इसी का नतीजा है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $19.30 बिलियन हो गया है। ओहो। और सबसे शॉकिंग ये है कि इस डेफिसिट में से सिर्फ चीन के साथ ही जो डेफिसिट है वो $112.16 बिलियन है। मतलब लगभग पूरा डेफिसिट चीन की वजह से ही है। हाँ, तो यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जब हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं तो ट्रेड डेफिसिट इतना विशाल क्यों होता जा रहा है? क्या ये एक लीकी बकेट, मतलब किसी छेद वाली बाल्टी की तरह है जहां डॉलर आ तो रहा है पर टिक नहीं रहा? लीकी बकेट वाली एनालॉजी सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी थोड़ी अलग होती है। अच्छा, तो फिर असली वजह क्या है? देखिए, जब कोई भी इमर्जिंग इकोनॉमी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अग्रेसिवली बढ़ाती है
तो उसे शुरू में मशीनरी, कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। राइट, क्योंकि वो चीजें हमारे यहाँ भी बन नहीं रही। बिल्कुल। चीन के साथ डेफिसिट बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की यही शुरुआती जरूरतें हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन बदल रही है और हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। मेक सेंस। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की जो डावोस रिपोर्ट है वो भी इस शिफ्ट को कंफर्म करती है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? रिपोर्ट के अनुसार फ्यूचर की ग्लोबल ग्रोथ को अब मिडिल इनकम इकोनॉमीज ही ड्राइव करेंगी। मतलब ग्लोबल GDP का लगभग 2/3 हिस्सा यहीं से आएगा। वाह, 2/3 हिस्सा। या ये तो हाई इनकम देशों का डोमिनेंस पूरी तरह से खत्म कर रहा है। एग्जैक्टली। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और इंपोर्ट्स के इस लॉजिक को मैं मान लेता हूँ। लेकिन इंस्टीट्यूशनल आउटलुक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपस में मैच नहीं कर रही। कौन सी चीजें? देखिए, IMF की अप्रैल 2026 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसका टाइटल है ग्लोबल इकोनॉमी इन द शैडो ऑफ वॉर, वो कहती है कि 2027 में इंडिया 6.5% की ग्रोथ रेट अचीव करेगा। हाँ, ये तो काफी सॉलिड नंबर है ना? लेकिन उसी के पैरेलल जो PLFS का डेटा है वो बताता है कि मार्च 2026 में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़कर 5.1% हो गई है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्ट्रास्ट है। वही तो, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस बढ़ती ग्रोथ और बढ़ती बेरोजगारी के कॉन्ट्रास्ट को हम कैसे समझे? ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल इशू है। जो हमारी ग्रोथ हो रही है वो काफी हद तक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर से आ रही है। मतलब ऐसे सेक्टर जहां पैसा ज्यादा लगता है। हाँ, जहां ऑटोमेशन और कैपिटल ज्यादा है लेकिन वो उतनी लेबर एब्जॉर्ब नहीं करते। इसीलिए GDP तो एक्सपैंड कर रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस स्पेस पर नहीं बढ़ रही। अच्छा, तो इस भारी ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट को संभालने के लिए हमारे बैंकिंग सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। श्योर। यहाँ हम बात करेंगे कि इकोनॉमी की नींव यानी बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक क्या कर रहा है, खास तौर पर NBFCs के लिए। हाँ, NBFCs मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो RBI ने प्रवाह पोर्टल के जरिए इनके ब्रांच एक्सपेंशन के लिए कुछ नए नॉर्म्स निकाले हैं। और ये नॉर्म्स कैसे काम करते हैं? देखिए, इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी वो है जहां NBFC का नेट ओन्ड फंड यानी NOF 50 करोड़ रुपए से कम है या फिर उनकी रेटिंग AA से कम है। ओके, तो उनके लिए क्या रूल है? उन्हें सिर्फ अपने रजिस्टर्ड राज्य तक ही सीमित कर दिया गया है। मतलब वो उससे बाहर ब्रांच नहीं खोल सकते। अच्छा, और दूसरी कैटेगरी? दूसरी कैटेगरी में वो आते हैं जिनका NOF तो 50 करोड़ से ज्यादा है लेकिन रेटिंग अभी भी AA से कम है। तो इन्हें थोड़ी छूट मिलेगी? हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये सिर्फ अपने होम स्टेट तक ही एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, और तीसरी सबसे टॉप कैटेगरी? वो है मजबूत कंपनीज जिनका NOF 50 करोड़ से ऊपर है और रेटिंग भी कम से कम AA या उससे बेहतर है। वाओ, तो इन्हें क्या परमिशन मिली है? इन्हें पूरे देश में बिना किसी प्रायर RBI अप्रूवल के एक्सपैंड करने की आजादी दे दी गई है। मतलब अगर मैं इसे एक ड्राइविंग लाइसेंस वाली एनालॉजी से जोड़ूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है। कैसे? अगर आपकी गाड़ी पुरानी है या आप नए ड्राइवर हैं, मतलब लो रेटिंग और लो फंड्स, तो आप सिर्फ अपने मोहल्ले में या रजिस्टर्ड स्टेट में ही गाड़ी चला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी रेटिंग AA है, आप प्रो ड्राइवर हैं, तो RBI ने आपको पूरे देश का हाईवे पास दे दिया है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। और RBI का ये कदम बेसिकली रिस्क को कम करने और फाइनेंशियली मजबूत कंपनीज को बढ़ावा देने की एक सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल, और RBI की इसी रेगुलेटरी एक्सीलेंस को ग्लोबल लेवल पे भी रिकग्निशन मिल रहा है। राइट। RBI को उनके RBI.in डोमेन के लिए सेंट्रल बैंकिंग लंदन की ओर से इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये बहुत प्राउड मोमेंट है। साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस के लिए इस बार के फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की थीम रखी गई है, KYC योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। हाँ, ये काफी बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट थीम है। इसके अलावा बैंकिंग इंटेलिजेंस में एक और अप्रूवल का जिक्र है। श्रीराम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को प्राइमरी डीलर मतलब PD बिजनेस के लिए RBI से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और T-बिल्स के लिए। वेट, हमारे काफी श्रोताओं को ये प्राइमरी डीलर वाला कॉन्सेप्ट कंफ्यूज करता है। आसान भाषा में ये करते क्या हैं? देखिए, जब सरकार को पैसा चाहिए होता है तो वो बॉन्ड्स इशू करती है। अब आम इंसान तो सीधा RBI से वो बॉन्ड्स नहीं खरीद सकता ना। राइट। तो ये प्राइमरी डीलर्स वो होलसेल बायर्स होते हैं जो RBI से बल्क में ये सिक्योरिटीज खरीदते हैं और फिर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स और बैंक्स को बेचते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली सरकार और मार्केट के बीच के होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। एग्जैक्टली।
तो अब जब हमने आरबीआई के रूल्स देख लिए हैं तो देखते हैं कि बैंक्स आपस में क्या स्ट्रैटेजिक साझेदारियां कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। बिल्कुल। अब हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस के एक्सपेंशन पर बात करेंगे। स्लाइड 4 पर जो डेटा है वो प्राइवेट कैपिटल के इनफ्लो को क्लियरली दिखाता है। रेगुलेटर्स ने ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने का अप्रूवल दे दिया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। और कोटक महिंद्रा बैंक ने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। वो कैसे? वो भारत का पहला कस्टोडियन बन गया है जिसने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी FIPI लाइसेंस जारी किया है। अरे वाह, ये सच में हमारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक माइलस्टोन है। विदेशी निवेश अब और तेजी से आएगा। बिल्कुल। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में पंजाब एंड सिंध बैंक को गुजरात की गिफ्ट सिटी में ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है। मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब्स में भी डोमेस्टिक बैंक्स अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। और बैंक एश्योरेंस में भी काफी मूवमेंट है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है। राइट। और IDFC फर्स्ट बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ एक MOU साइन किया है। तो हर तरफ एक स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन हो रहा है। हाँ, और जब एक्सपेंशन की बात हो ही रही है तो स्लाइड 5 पे IRDAI का FY26 का नॉन लाइफ प्रीमियम डेटा दिया गया है। ये नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत ज्यादा। और स्लाइड में यहाँ एक एग्जैक्ट शब्द इस्तेमाल हुआ है, टोटल GDP। तो टोटल GDP फिगर है 3.35 लाख करोड़ रुपए। मतलब इसमें 9.20% की सॉलिड ग्रोथ है। एग्जैक्टली। और अगर जनरल इंश्योरेंस देखें तो वो 2,78,376 करोड़ रुपए रहा, जो कि 7.86% का उछाल है। ओके। और स्पेशलाइज्ड PSU इंश्योरर्स, उनका कलेक्शन 11,676 करोड़ रहा, यानी 5.11% ग्रोथ। लेकिन मुझे लगता है स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। बिल्कुल। वो 45,865 करोड़ रुपए पहुंच गया है, मतलब मैसिव 19.8% का उछाल। वाओ, ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ। हाँ, और स्लाइड के हिसाब से ये ग्रोथ GST वेवर यानी GST में जो छूट मिली है उसकी वजह से ड्राइव हुई है। लेकिन यहां मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, मतलब क्या सिर्फ एक टैक्स छूट ने लोगों को इतना हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने पर मजबूर कर दिया, या लोग अब सच में अपनी सेहत और मेडिकल इन्फ्लेशन को लेकर घबराने लगे हैं? देखिए, GST वेवर ने डेफिनेटली पॉलिसीज को सस्ता बनाया है, लेकिन इसके पीछे का मेन ड्राइवर डर और अवेयरनेस ही है। मतलब पोस्ट पैंडेमिक असर। बिल्कुल। मेडिकल खर्चे इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि एक हॉस्पिटलाइजेशन आपकी पूरी सेविंग्स खत्म कर सकता है। तो ये सिर्फ टैक्स का कमाल नहीं है, ये लोगों के बदलती माइंडसेट का नतीजा है। मेक सेंस। और इसी बदलती दुनिया के लिए LIC ने भी अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। उन्होंने अपना DIVE यानी डाइव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अच्छा, इसे किसने लॉन्च किया? इसे DFS सेक्रेटरी M नागराजू ने लॉन्च किया है। इसके तहत बेसिकली 2 ऐप्स हैं। पहली है MyLIC ऐप, जो एक 360 डिग्री कस्टमर पोर्टल है। इसमें पेपरलेस लोन्स और इंस्टेंट eKYC की फैसिलिटी है। ये तो कस्टमर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। हाँ, और जो दूसरी ऐप है उसका नाम थोड़ा मजेदार है, सुपर सेल्स साथी ऐप। सुपर सेल्स साथी? ये तो किसी पुराने कॉमिक बुक के हीरो का नाम लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसके फीचर्स काफी मॉडर्न है। ये इंटरमीडियरीज के लिए एक AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, जहां AI इनसाइट्स, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स और ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स जैसी फैसिलिटीज हैं। नाम चाहे जो भी हो, लेकिन LIC जैसी पुरानी संस्था का AI की तरफ जाना एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल, लेकिन जहां पैसे और डेटा का इतना भारी लेन देन हो रहा हो, वहां सुरक्षा की बात करना भी तो बहुत जरूरी हो जाता है। राइट। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जहां हम वित्तीय सुरक्षा और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्लाइड 6 पर DOT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और SEBI के बीच एक फ्रॉड कॉम्बैट MOU का जिक्र है। हाँ, ये डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें बेसिकली टेलीकॉम इंटेलिजेंस, संचार साथी पोर्टल का चक्षु फीचर और एस्टर यानी एस्टरटेक मिलकर काम कर रहे हैं। और इन्होंने मिलकर एक फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर मतलब FRI तैयार किया है। और आपको पता है इस एस्टरटेक ने अकेले कितने फर्जी सिम कार्ड्स डिस्कनेक्ट किए हैं? कितने? पूरे 88 लाख। ओ माय गॉड, 88 लाख फर्जी सिम? हाँ, और इस FRI सिस्टम ने
2300 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान होने से बचाया है। ये तो बहुत मैसिव सेविंग है। बिल्कुल। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये एस्थरटेक और एफआरआई काम कैसे करते हैं? देखिए, एस्त्रा बेसिकली एक एआई और फेशियल रिकग्निशन टूल है। ये टेलीकॉम डेटाबेस को स्कैन करके पहचान लेता है कि एक ही चेहरे का इस्तेमाल करके कितने सारे फर्जी नंबर्स लिए गए हैं। ओ, मतलब चेहरा एक और नाम अनेक। एग्जैक्टली। और फिर एफआरआई सिस्टम उस डेटा को सेबी और बैंक्स के साथ शेयर करता है ताकि फ्रॉड होने से पहले ही ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाए। क्या बात है। और इसी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए डीओटी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सिम बाइंडिंग लागू करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अच्छा, नई डेडलाइन क्या है? वो है 31 दिसंबर 2026। ओके, तो एक तरफ एआई फ्रॉड पकड़ रहा है और दूसरी तरफ पेमेंट भी आसान बना रहा है। वो कैसे? रेजर पे और ओपन एआई की पार्टनरशिप हुई है। अब डेवलपर्स एपीआई इंटीग्रेशन के जरिए रेजर पे इंस्टेंट पेमेंट्स को सीधा अपने एआई एप्स में एम्बेड कर सकेंगे। वाह, एआई के सच में दोहरे रूप हैं। खैर, अब डिजिटल दुनिया से निकलकर थोड़े फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्लाइड 7 पर। हाँ, महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अपना अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ 2025 से 31 लॉन्च किया है। और इस फंड का टोटल अमाउंट कितना है? पूरे 1 लाख करोड़ रुपए। और इसका ब्रेकअप? इसमें से 90,000 करोड़ यानी 90% सीधे प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए हैं। 5,000 करोड़ CRGSS के तहत टियर 2 और 3 सिटीज के लिए हैं। और बचे हुए 5,000 करोड़ वो शहरों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रखे गए हैं। ओके, लेकिन मुझे इसका फंडिंग सोर्स देखकर थोड़ी हैरानी हुई। क्यों? क्या है फंडिंग सोर्स? इसमें सिर्फ 25% फंडिंग सेंटर की तरफ से है। बाकी का जो 75% है वो मार्केट और स्टेट सोर्सिंग पर छोड़ दिया गया है। क्या सरकार ये सारा बर्डन राज्यों के कंधों पर नहीं डाल रही? देखिए, पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के मॉडल को अगर हम समझें तो ये अर्बन गवर्नेंस को सुधारने का एक तरीका है। मतलब? अगर सेंटर पूरा पैसा दे देगा तो म्युनिसिपैलिटीज कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगी। 75% मार्केट से सोर्स करने का मतलब है कि उन्हें अपनी क्रेडिट रेटिंग अच्छी करनी होगी और म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू करने होंगे। अच्छा, तो ये उन्हें अकाउंटेबल बनाने का तरीका है। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास 2 और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। पहला, भारत का अपना सेमीकंडक्टर हब। ओहो, जो पहला चिप फैब प्लांट लग रहा है। हाँ, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड इसे गुजरात के धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में लगा रही है। और इसका इन्वेस्टमेंट कितना? 91,000 करोड़ रुपए, और ये 66.16 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये सच में एक गेम चेंजर होगा। और दूसरा प्रोजेक्ट है एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ये कहाँ बना है? ये 12 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर खुला है, जो राजाजी नेशनल पार्क को इंटरसेक्ट करता है। वाओ, मतलब एक तरफ धौलेरा में 91,000 करोड़ का चिप प्लांट और दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए 12 किलोमीटर का कॉरिडोर। ये डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बैलेंस का बहुत बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो अब राष्ट्रीय स्तर के इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बाद लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जहां हम देखेंगे कि राज्य अपने स्तर पर क्या इनोवेशंस कर रहे हैं। श्योर। स्लाइड 8 पर राज्यों की गवर्नेंस के कुछ बहुत ही दिलचस्प अपडेट्स हैं। सबसे पहले कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ है? वहां की जुडिशरी ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने सभी सेक्टर्स में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू करने का आदेश दे दिया है। अरे वाह, सभी सेक्टर्स में? हाँ, और इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी और आर्टिकल 21 यानी डिग्निटी का हवाला दिया है। लेकिन क्या इसके लिए कोई कानून नहीं बन रहा है ना? यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि मेंस्ट्रुअल लीव बिल 2025 पास नहीं हो जाता। इस सच में महिलाओं के हक में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। और कर्नाटक के ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पीएम मोदी ने आदि चुनचनगिरी मठ में श्री गुरु भैरव वाक्य मंदिर का उद्घाटन भी किया है। ओके, ये भी आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गुजरात में क्या इनोवेशन हो रहा है? गुजरात ने तो स्पोर्ट्स में एक अलग ही लेवल का टेक यूज किया है। उन्होंने एथलीट्स के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। स्पोर्ट्स जीनोमिक्स, ये तो किसी सुपर हीरो मूवी की ओरिजिन स्टोरी जैसा लग रहा है। मतलब क्या अब डीएनए मैपिंग से तय होगा कि कौन सा एथलीट किस खेल के लिए बना है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। डीएनए मैपिंग से ये पता लगाया जाएगा कि किस एथलीट की बॉडी में स्ट्रेंथ ज्यादा है या एंड्योरेंस।
इससे उनकी ट्रेनिंग को पर्सनलाइज किया जा सकेगा। ये तो कमाल की टेक्नोलॉजी है। और गुजरात के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी जीएसआरटीसी ने एक क्यूआर बेस्ड पैसेंजर फीडबैक सिस्टम शुरू किया है। मतलब स्कैन करो और सीधा फीडबैक दो। राइट। और आंध्र प्रदेश भी पीछे नहीं है। वहां की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी APSDMA ने बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए इसरो के NRSC के साथ एक MOU साइन किया है। ओके, मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए। बिल्कुल। तो इन राज्यों के टेक एडॉप्शन के बाद अगर हम स्लाइड 9 पे ओवरऑल देश के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो पेटेंट डेटा क्या कहता है? MOCNI का FY26 का पेटेंट डेटा बहुत ही प्रॉमिसिंग है। इस बार टोटल वॉल्यूम 1,43,729 फाइलिंग्स रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर 30.2% का उछाल। एग्जैक्टली। और इसी के साथ भारत अब विश्व में 6ठे स्थान पर आ गया है। वाओ, तो टॉप 5 देश कौन से हैं? टॉप 5 है चाइना, USA, जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी। और इस 1,43,000 के टोटल में से हमारा डोमेस्टिक शेयर कितना है? डोमेस्टिक शेयर 69.4% है, मतलब 99,721 फाइलिंग्स। और इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र टॉप स्टेट्स है। ये सच में हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट का सीधा परिणाम है। श्रोताओं की बेसिक नॉलेज के लिए बता दूं कि ये सब पेटेंट एक्ट 1970 जो कि 2005 में अमेंड हुआ था उसके द्वारा रेगुलेटेड है और 20 साल के लिए वैलिड होता है। बिल्कुल सही। और सिर्फ टेक या पेटेंट्स ही नहीं, हमारी इकोलॉजिकल डिस्कवरीज भी तेज हुई हैं। अच्छा, कौन सी नई प्रजातियां मिली है? फ्लोरा में मणिपुर के कामजोंग में एक नई एंडेमिक प्लांट प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है डिलेनिया नागावालिम। डिलेनिया नागावालिम। ओके। और फौना में असम के कछुगांव में एक राइमोना बेंट टोड गेको खोजा गया है जिसका साइंटिफिक नाम है सिरोटोडेक्टाइलस राइमोनाएंसिस। साइंटिफिक नाम प्रोनाउंस करना हमेशा से एक टास्क रहा है। खैर, इन घरेलू कामयाबियों से अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की तरफ। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। श्योर। स्लाइड 10 पूरी तरह से ग्लोबल डिप्लोमेसी और हमारे बायलैटरल रिलेशंस पर फोकस्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस यानी IOC की। ये कहाँ हुआ इस बार? ये मॉरिशस के पोर्ट लुइस में आयोजित हुआ और सबसे खास बात यह है कि मॉरिशस इसका पहला अफ्रीकन होस्ट है। ओके। और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया? इसे इंडिया फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया और इस बार की थीम थी कलेक्टिव स्टुवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। थीम तो काफी पॉजिटिव है, लेकिन मैंने सुना है कि इसमें एक बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट भी था। हाँ, बिल्कुल था। मालदीव इस कॉन्फ्रेंस में शामिल ही नहीं हुआ। वेट, मालदीव क्यों नहीं आया? इसका कारण था चागोस आइलैंड्स का टेरिटोरियल डिस्प्यूट। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल किसी पारिवारिक शादी के ड्रामे जैसा हो गया, जहां किसी पुरानी बहस मतलब चागोस आइलैंड्स की वजह से कोई रिश्तेदार पार्टी में ही नहीं आता। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इसे आप स्ट्रेटेजिक बाइकॉट कह सकते हैं। ये डिस्प्यूट UK, मॉरिशस और मालदीव के बीच काफी कॉम्प्लेक्स है। मेक सेंस। और यूरोपियन अलाइनमेंट्स में क्या चल रहा है? वहाँ हमारी डिप्लोमेसी काफी स्ट्रांग है। इंडिया और जर्मनी के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर माईगव के जरिए एक कमेमोरेटिव लोगो लॉन्च किया गया है। वाओ, 75 साल। हाँ, और इसके अलावा PM मोदी ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की है। और इस मीटिंग का फोकस क्या रहा? इसका मेन फोकस था ट्रेड, ग्रीन टेक और नॉन नेटो रिलेशंस को मजबूत करना। ओके, मतलब एक तरफ यूरोप के साथ नॉन नेटो फोकस और दूसरी तरफ हमने ब्रिक्स के हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी इंडिया में होस्ट की है। एग्जैक्टली। और इस ब्रिक्स मीटिंग की अध्यक्षता की है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने। तो मतलब भारत एक तरफ यूरोपियन पावर्स और दूसरी तरफ ब्रिक्स दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चल रहा है। बिल्कुल, और यही मल्टी अलाइनमेंट भारत की बैलेंसिंग पावर को दर्शाता है। हम अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस इंडेक्स यानी टाइम 100 का 23वां संस्करण। यहाँ अगर हम देखें ना तो इंडियन डेलीगेशन की जो डाइवर्सिटी है वो सच में स्टैंड आउट करती है। हाँ, वो तो है। लाइक टेक और बिजनेस कैटेगरी में सुंदर पिचाई हैं, कुलिनरी डिप्लोमेसी में विकास खन्ना का नाम है और एंटरटेनमेंट से इकलौते भारतीय एक्टर रणबीर कपूर हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये तिकड़ी भारत की सॉफ्ट पावर का एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, टेक, खाना और एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, पर यहाँ जो सबसे बड़ा सो व्हाट फैक्टर है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। टाइम 100 सिर्फ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल पावर का एक तगड़ा बैरोमीटर है।
ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शी जिनपिंग 14वीं बार आ रहे हैं और साथ में डोनाल्ड ट्रंप भी है। जो कि काफी बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली पर इस साल का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है इसका एज स्पेक्ट्रम। मतलब एक तरफ आपके पास एलिसा लियू है जो सिर्फ 20 साल की है और दूसरी तरफ डोलोरस ह्यूआटा है जो 96 वर्ष की हैं। ये साफ दिखाता है कि आज के समय में इन्फ्लुएंस किसी उम्र या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का मोहताज नहीं है। मेक सेंस। और इस इन्फ्लुएंस को सेलिब्रेट करने के लिए जो गाला होस्ट किया गया वो निक्की ग्लेसर ने किया। ये सब सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। लेकिन यार सॉफ्ट पावर की भी अपनी एक लिमिट होती है। अगर असली पावर चाहिए तो हार्ड डिफेंस ऑपरेशंस पर आना ही पड़ता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। और हार्ड पावर की बात करें तो स्लाइड 2 पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक डिफेंस ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी पैक्ट्स पर फोकस्ड है। नौसेना और सेना दोनों ही काफी अग्रेसिवली ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, मैंने पढ़ा दिल्ली के नौसेना भवन में एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी कमांडर सम्मेलन को लीड कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही है वो है आर्मी आर्टिलरी का मिशन। मुंबई से उन्होंने समुद्र साहस ब्लू वाटर अभियान शुरू किया है, क्षितिज नायर और प्रकाश फुंडे की लीडरशिप में। सही कहा। मतलब आर्मी आर्टिलरी और वो भी ब्लू वाटर सेलिंग, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब नहीं है? सुनने में अजीब लगता है बट यही इस मिशन का मेन पॉइंट है। ये फिजिकल एंड्योरेंस और इंटर सर्विसेज ऑपरेशंस का एक टेस्ट है। पर डिफेंस सिर्फ फिजिकल नहीं रहा, अब टेक्नोलॉजी प्रोक्योरमेंट की इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा। हाँ, जैसे इंडियन एयरफोर्स और जीई एरोस्पेस के बीच F404 IN-20 इंजन डिपो के लिए जो अग्रीमेंट हुआ है वो बहुत क्रिटिकल है। वेट, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देने दीजिए। इंजन तो हम हमेशा से इंपोर्ट करते आ रहे हैं, इस नए एग्रीमेंट में ऐसा क्या अलग है? अलग ये है कि पहले इंजन को रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए वापस अमेरिका भेजना पड़ता था, उसमें महीनों लग जाते थे। अब इन कंट्री डिपो का मतलब है कि मेंटेनेंस यहीं इंडिया में होगी। इससे हमारी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्लीट की रेडीनेस बहुत बढ़ जाएगी। ओह, समझ गया। कॉस्ट और टाइम दोनों बचेंगे। एग्जैक्टली। और इसी के साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी टीडीबी ने केसी एविएशन के साथ BEJTO हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम का समझौता किया है। ये सब टेक इंडिपेंडेंस के लिए है। और इन सब हाईटेक चीजों के बीच एक बहुत ही ग्राउंड लेवल का इनिशिएटिव भी हुआ है। त्रिशक्ति कोर ने ईस्ट सिक्किम में एक बॉर्डर कम्युनिटी रेडियो लॉन्च किया है, रेडियो सिक्किम सुंदरी 88.4 FM। वाओ, ये तो काफी जरूरी है संचार के लिए। बिल्कुल, जब बॉर्डर पे टेंशन होती है ना, तो ये लोकल कम्युनिकेशन के लिए एक लाइफलाइन बन जाता है। अब डिफेंस और सिक्योरिटी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लीडरशिप में जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें डिकोड करते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 3 है हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स और इस्तीफे हुए हैं। सबसे बड़ी खबर तो बिहार से है। हाँ, जहां आर्टिकल 164 के तहत सम्राट चौधरी 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। राइट। गवर्नर सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलाई और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। ये पॉलिटिक्स में पावर बैलेंसिंग का बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट और विज्ञान की दुनिया देखें तो वहाँ अप्रोच बिल्कुल उल्टी है। वो कैसे? वहाँ वो लोग कंटिन्यूटी पर फोकस कर रहे हैं। फिक्की यानी FICCI के नए महासचिव अनंत स्वरूप बने हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टेबल रखा गया है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है परमाणु ऊर्जा आयोग। वहाँ अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में बार बार लीडरशिप बदलना बहुत रिस्की हो सकता है ना। एग्जैक्टली। साइंस को स्टेबिलिटी चाहिए। और अगर ग्लोबल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो डाइवर्सिटी काफी बढ़ रही है। जिबूती में इस्माइल उमर गुएले 97.18% वोट लेकर जीते हैं। इराक में निजार मोहम्मद की नियुक्ति हुई है। और ऑस्ट्रेलिया में तो हिस्ट्री क्रिएट हो गई। हाँ, सुसैन कॉयल ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। मिलिट्री में जो एक ग्लास सीलिंग होती है ना, उसे उन्होंने लिटरली तोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ग्लोबल लीडरशिप के लिए। चलिए अब लीडरशिप से हटकर थोड़ा स्पोर्ट्स और ब्रांड्स की दुनिया में चलते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो स्लाइड 4 है स्पोर्ट्स पैनोरामा। यह टूर्नामेंट्स और ब्रांड अलाइनमेंट का काफी तगड़ा मिक्स है। और चेस में तो इंडिया का डोमिनेंस रुक ही नहीं रहा है। साइप्रस में आर वैशाली ने फाइड विमेन्स कैंडिडेट्स 2026 जीत लिया है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। और क्रिकेट में 2026 आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है। उधर फुटबॉल में सैफ अंडर-20 टूर्नामेंट बांग्लादेश ने जीत लिया है। और अगर बॉक्सिंग की बात करें तो वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में चंद्रिका पुजारी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।
इतने सारे अलग-अलग स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है वो ये है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्पोर्ट्स को कैसे यूज़ कर रहा है। ब्रांड अलाइनमेंट्स, राइट। हाँ, जैसे इन्फोसिस ने स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। मतलब एक आईटी कंपनी और एक टेनिस प्लेयर। सुनने में अलग लगता है, लेकिन टेक कंपनीज को अब वो स्पीड, एजिलिटी और यूथ वाली इमेज चाहिए जो कार्लोस स्कॉट पर दिखाते हैं। ये एक परफेक्ट ब्रांड फिट है। मेक सेंस। और जहां एक तरफ नए स्टार्स ब्रांड्स के साथ जुड़े हैं, वहीं एक लेजेंड ने रिटायरमेंट भी ले ली। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने प्रोफेशनल बैडमिंटन को अलविदा कह दिया है। उनका जाना तो गेम के लिए एक एरा के खत्म होने जैसा है। हाँ, उनका जो टैक्टिकल एडवांटेज था कोर्ट पर, वो अनमैच था। खैर, स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम से अब जरा अपने असली नेचुरल इकोसिस्टम की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 5 पूरी तरह से इकोलॉजिकल ऑनर्स और एग्रीकल्चरल टारगेट्स के बारे में है। यहाँ एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है WWF मछली नेशनल अवार्ड्स 2026 की। ये नाम मछली उस फेमस रणथंभौर बाघिन के नाम पे है ना? एग्जैक्टली वो बाघिन जो मगरमच्छों से लड़ जाती थी। और ये अवार्ड मिला है अनीता चौधरी को, जो राजस्थान में एक फॉरेस्ट गार्ड है। उन्होंने शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परवन नदी के पास बहुत ही बेहतरीन काम किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग ग्राउंड पर असली फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें रिकॉग्निशन मिल रहा है। और ग्राउंड लेवल से ही जुड़ा हमारा अगला पॉइंट है, जो एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेट पॉलिसी का एक बहुत अच्छा मिक्स है। वो ITC लिमिटेड वाला पॉइंट? हाँ, ITC लिमिटेड ने भारत में पहली बार फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट या FSA 3.0 सर्टिफिकेशन हासिल किया है। तो ये सर्टिफिकेशन असल में है क्या? मतलब आम भाषा में इसका क्या फायदा है? आम भाषा में कहें तो ये इस बात की गारंटी है कि कंपनी जो भी फसल उगा रही है या सोर्स कर रही है, वो मिट्टी, पानी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो रहा है। ये सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। वाह, ये तो काफी क्रिटिकल है। और इसी स्लाइड में एक बहुत बड़ा नेशनल गोल भी मेंशन किया गया है। 2040 तक कोको, यानी जिसे चॉकलेट बनती है, उसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पता है कितना है? कितना? अगर हम आत्मनिर्भर हो गए तो आयात पर निर्भरता कम होने से करीब $866 मिलियन बचेंगे। $866 मिलियन? मतलब सिर्फ एक क्रॉप की सोर्सिंग बदलने से इतना बड़ा इकोनॉमिक डिफेंस क्रिएट हो सकता है। ये सच में अमेजिंग है। चलिए इकोनॉमी से थोड़ा इतिहास और हेल्थ की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है स्लाइड 6, महत्व का कैलेंडर। इसमें हिस्टोरिकल और हेल्थ मार्कर्स का एक बहुत ही डीप कनेक्शन दिखाया गया है। जैसे आज 17 अप्रैल है, जो कि विश्व हीमोफीलिया दिवस है, और इसकी थीम इस बार बहुत ही पावरफुल है, इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल और डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। मतलब सिर्फ अवेयरनेस नहीं, बल्कि सिस्टम लेवल पर बदलाव की बात हो रही है कि डायग्नोसिस जल्दी होना चाहिए। एग्जैक्टली। और आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 51वीं पुण्यतिथि भी है। इसके अलावा कल यानी 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे था। राइट। लेकिन इन सब हेल्थ और एजुकेशन मार्कर्स के साथ साथ हमें 13 अप्रैल के हिस्टोरिकल मार्कर्स को भी नहीं भूलना चाहिए। 13 अप्रैल सियाचिन दिवस। हाँ, ऑपरेशन मेघदूत की 42वीं वर्षगांठ, जहां हमारी आर्मी ने एक्सट्रीम कंडीशंस में वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। और उसी दिन एक बहुत ही डार्क हिस्टोरिकल इवेंट भी जुड़ा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बाद 1919 में हंटर कमीशन बना था। बिल्कुल। तो अगर ध्यान से देखें तो इतिहास ही हमारे आज के सिस्टम को शेप करता है, चाहे वो मिलिट्री का साहस हो या हेल्थ को लेकर हमारी अवेयरनेस। सही कहा। और इन्हीं पुराने सिस्टम्स को रिप्लेस करके जो नया डिजिटल भारत बन रहा है, उस पर हमारा अगला स्लाइड है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 7 एक स्टैटिक डीप डाइव है PM ई-विद्या आर्किटेक्चर पर। इसे 17 मई 2020 को लॉन्च किया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। इसे वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी ले सकते हैं। ये एक विशाल डिजिटल यूनिवर्सिटी की तरह है। हाँ, पर मेरा सवाल यह है कि इतने बड़े स्केल पर यह काम कैसे करता है? मतलब इसके 6 डिलीवरी पिलर्स मेंशन्ड हैं, तो ये पिलर्स एग्जैक्टली हैं क्या? चलिए इसी डीकोड करते हैं। पहला पिलर है स्वयं, SWAYAM। ये हायर एजुकेशन के लिए है और सबसे बड़ी बात, इसमें 40% कोर्स क्रेडिट्स मिलते हैं। मतलब आप ऑनलाइन पढ़कर अपनी रेगुलर डिग्री के क्रेडिट्स ले सकते हैं। बिल्कुल।
दूसरा पिलर है स्वयं प्रभा। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास शायद फास्ट इंटरनेट न हो। ये 24/7 चलने वाले DTH चैनल्स हैं। ओह नाइस। और तीसरा जो मैंने देखा वो है दीक्षा, DIKSHA। इसमें टेक्स्ट बुक्स पर QR कोड्स होते हैं जिन्हें स्कैन करके आप सीधा डिजिटल कंटेंट पर पहुंच जाते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, और चौथा पिलर है रेडियो और पॉडकास्ट जैसे शिक्षा वाणी। लेकिन जो पांचवा पिलर है वो सबसे जरूरी है, CWSN। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हाँ, विशेष बच्चों के लिए जैसे बरखा रीडिंग सीरीज बनाई गई है ताकि एजुकेशन सच में इंक्लूसिव हो। और आखिरी छठा पिलर है साथी, SATHE। इसे IIT कानपुर ने नवंबर 2023 में लॉन्च किया था, जो JEE, नीट और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग देता है। मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक पूरा इकोसिस्टम कवर हो गया। और जब इतनी बड़ी आबादी डिजिटली एजुकेट होगी तो उसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ेगा ही। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। बिल्कुल पड़ेगा। और स्लाइड 8 इसी के बारे में है, सिंथेसिस, दोहरे अक्ष वाली आर्थिक रणनीति, यानी डुअल एक्सिस इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। अच्छा, इस डुअल एक्सिस वाली बात पर मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। इसका असली मतलब क्या है? हमने पढ़ा कि टाटा धुलेरा में 91,000 करोड़ रुपए का फैब प्लांट लगा रहा है। क्या यही है वो स्ट्रैटेजी? यह उस स्ट्रैटेजी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस पूरी जटिल अर्थव्यवस्था को हम 4 आसान भागों में बांट सकते हैं। पहला तो वही जो आपने कहा, डोमेस्टिक टेक ऑटोनॉमी। टाटा का प्लांट और रेजर पे का ओपन AI के साथ इंटीग्रेशन इसी का हिस्सा है। ओके, तो हम खुद की टेक बना रहे हैं। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा है ट्रेड रीअलाइनमेंट। मतलब चीन के साथ हमारा $112.16 बिलियन का जो व्यापार घाटा है ना, उसे बैलेंस करना। इसीलिए वो स्लाइड 5 में कोको उत्पादन वाला गोल था, ताकि हम इंपोर्ट कम करें। एग्जैक्टली। डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना? हाँ। और तीसरा हिस्सा है सिस्टमिक डीलिस्किंग। मतलब अगर इकोनॉमी तेज दौड़ रही है तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, इसलिए DOT और सेबी के बीच एंटी फ्रॉड MOU साइन हुआ है। हाँ, और RBI ने जो NBFC के विस्तार के लिए नए नियम बनाए हैं वो भी इसी रिस्क को कम करने के लिए हैं। मेक सेंस। और आखिरी चौथा भाग है अर्बन फाइनेंसिंग शिफ्ट, जो 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड है। अब वो 100% सेंट्रल फंडिंग से हटकर 75% मार्केट या स्टेट संचालित हो रहा है। मतलब अब शहरों को खुद भी अपने लिए फंड्स जुटाने होंगे, सिर्फ सेंटर पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसका एक क्विक नॉलेज वेरिफिकेशन कर लेते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड 9, इंटेलिजेंस चेक 1। चलिए देखते हैं मेमोरी कितनी शार्प है। पहला सवाल, प्रवाह पोर्टल के तहत RBI के NBFC नियमों के अनुसार अगर किसी के पास 60 करोड़ का नेट ओन्ड फंड है और A रेटिंग है तो वो विस्तार कहाँ कर सकते हैं? हमने अभी डिस्कस किया था कि RBI रिस्क कम कर रहा है, तो वो अंधाधुन विस्तार तो अलाउ करेंगे नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन B, ओनली इन होम स्टेट, यानी केवल अपने गृह राज्य में। परफेक्ट। दूसरा सवाल, इन डोमेन के लिए इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? इसका जवाब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रेगुलेशन और इनोवेशन में जो संस्था सबसे आगे है वो इसका जवाब है, ऑप्शन C, RBI। बिल्कुल सही। और तीसरा सवाल, 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड में अब मार्केट या स्टेट की फंडिंग का प्रतिशत कितना होगा? अभी जस्ट 1 मिनट पहले बात की हमने इस पर। सेंटर अब पूरी तरह से फंड नहीं करेगा, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन C, 75%। ग्रेट। पहले 3 सवालों का तो एकदम परफेक्ट एनालिसिस हो गया। अब बाकी के 3 सवाल भी खत्म करते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। चलिए स्लाइड 10 पर आते हैं, इंटेलिजेंस चेक 2। सवाल नंबर 4, वित्त वर्ष 26 यानी FY 26 में घरेलू पेटेंट फाइलिंग में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? जहां टेक और एजुकेशन का इकोसिस्टम सबसे स्ट्रांग है वही टॉप करेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, तमिलनाडु। एकदम सही। अब सवाल नंबर 5, मुंबई से जो समुद्र साहस अभियान शुरू हुआ उसे किसने हरी झंडी दिखाई? यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि नाम समुद्र है तो कोई भी सोचेगा कि नेवी होगी, लेकिन हमने डिफेंस वाले स्लाइड में बात की थी कि ये आर्मी का इनिशिएटिव है। तो सही जवाब है ऑप्शन C, इंडियन आर्मी आर्टिलरी। एग्जैक्टली। और आज का आखिरी सवाल, अनीता चौधरी को WWF मछली नेशनल अवार्ड किस अभयारण्य में उनके काम के लिए मिला? यहाँ भी एक कैच है।
मछली बागिन रणथंबोर की थी, पर अनीता चौधरी जी का काम वहां नहीं था। उनका काम परवन नदी के पास है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शेरगढ़। बिल्कुल सही। इसी के साथ हमारा आज का ये डेटा और डॉट्स को कनेक्ट करने का मिशन कंप्लीट होता है। सच में आज काफी कुछ डिकोड किया हमने। हाँ, पर आखिर में एक बहुत ही डीप विचार है जो इस पूरे सोर्स मटेरियल से निकल कर आता है। वो क्या? देखिए, जब पीएमई विद्या जैसी संरचनाएं हमारी पूरी आबादी को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित कर रही हैं और दूसरी तरफ टाटा के धोलेरा प्लांट जैसे प्रोजेक्ट्स डीप टेक सप्लाई चेन बना रहे हैं, तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां तकनीक और एजुकेशन के बीच की सीमाएं पूरी तरह खत्म हो जाएंगी? मतलब सीखना और काम करना एक ही बात हो जाएगी। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा थॉट है जिस पर हमें सीरियसली सोचना चाहिए। ये वाकई एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। तो अगर किसी को भी आज के इस विश्लेषण से कोई नई इंसाइट मिली हो, दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा और क्लियर हुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कंपाउंड लर्निंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ताकि आप ऐसे कोई भी क्रिटिकल डीप डाइव्स मिस ना करें। बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए सीखते रहिए और डॉट्स कनेक्ट करते रहिए।